Hello and welcome to In Focus. So, renewable power is booming as innovation brings down cost and starts to deliver on the promise of a clean energy future. And this means that renewables are increasingly displacing dirty fossil fuels in the power sector, offering the benefit of lower emissions of carbon and other types of pollution. And now that we have increasingly innovative and less expensive also ways to capture and retain wind and solar energy, renewables are becoming a more important power source, and the expansion is renewables is also happening at scales large and small. Our topic for today's In Focus will be Indian initiative shaping energy transition, getting power at a lower price than the conventional method of coal power should be the priority, and how in fact it can be achieved. What Power Minister R.K. Singh also said in view of India's ambitious target. We'll talk all of that in the next 1 hour in Focus. Guests will also be joining us. My name is Abhishek Mahajan and with me is my colleague Chandrasekhar. हेलो अभिषेक, नमस्कार। और अगले 1 घंटे के दौरान हम बात करेंगे भारत के नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में, यानी कि ऊर्जा के वो स्रोत जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सब किस तरह से भारत में विकसित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको हम बताएं कि भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है वो विश्व में 4थी बड़ी ऊर्जा क्षमता है। तो इन्हीं सब विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय माथुर हमारे साथ हैं, डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हमारे साथ महेंद्र सिंघी हैं, एमडी एंड सीईओ डालमिया सीमेंट्स। और हमारे साथ अमित शर्मा है, मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अजय माथुर, अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी का ये इनिशिएटिव न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक इनिशिएटिव है। और जब आज हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं और 25 तारीख को जो ऊर्जा राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार R.K. सिंह साहब, उन्होंने कुछ फैक्ट सामने रखे हैं। उन्होंने बताया कि भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो विश्व में 4थी सबसे बड़ी क्षमता है। और अगले 1 दशक की हम बात करें तो प्रतिवर्ष लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बिजनेस करने की इसकी संभावना है। तो डॉक्टर अजय माथुर, किस तरह से आप भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसको किस तरह से देखते हैं? क्या उसकी अभी स्थिति है और आने वाले समय में कितना स्कोप इसमें देखते हैं? धन्यवाद। आज की तारीख में सौर ऊर्जा सबसे सस्ती बिजली हमें प्रदान करता है। टेंडर्स के माध्यम से हमें पता चला है कि सौर ऊर्जा केवल ₹1.99 पर यूनिट हमें मिल सकती है, ग्रिड को मिल सकती है। इससे सस्ती और कोई बिजली नहीं। और सोचिए 5 साल पहले यही बिजली 18 रुपए यूनिट थी। 18 रुपए से ₹1.99 हुई। लेकिन ये ₹1.99 की बिजली सिर्फ उसी वक्त प्राप्त होती है जिस समय सूर्य चमक रहा होता है। हमें चाहिए बिजली जो 24 घंटे हमें अवेलेबल हो। इसलिए जो अब हमारा अगला एम है वो है बैटरीज या स्टोरेज, चाहे पंप्ड हाइड्रो हो या और प्रकार की स्टोरेज हो, उसके और सौर ऊर्जा और विंड एनर्जी के तीनों को मिला के हम 24 घंटे बिजली दे सकें और वो कोयले या और फॉसिल फ्यूल की बिजली जो बनाई गई है उससे सस्ती हो। अब हम ये इस गोल के बिल्कुल कस्प पे हैं। शायद अगले साल या उसके अगले साल जो हमें बिजली मिलेगी 24 घंटे मिलेगी, बैटरी और सोलर के थ्रू मिलेगी और वो कोल की बिजली से सस्ती होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो जर्नी है 18 रुपए से लेके और अब ₹1.99 तक पहुंचे, ये आप अपने में एक अभूतपूर्व जर्नी है। कैसे करा इसको? मेरे ख्याल से 2 चीजें दुनिया जो भारत से सीख रही है, 2 चीजें सीख रही है। पहले तो यह है कि स्केल मैटर्स। अब जितना बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे उतने ज्यादा पैसे मिलने की आवश्यकता है, इन्वेस्टमेंट खींचने की पॉसिबिलिटी है और लोग आके इसमें इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा यह है कि जितनी ज्यादा हम लोग रिस्क अवॉइड करते हैं। रिस्क किस प्रकार की? इस बिजली को कोई खरीदार होगा,
रिस्क इस प्रकार की कि वो खरीदार जो वो पैसा देगा, यानी कि आपने कोई एस्क्रो अकाउंट या कुछ बना रखा है। तीसरी कि ये जो बनेगी, इसके जो बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, जमीन होगी, तार होंगे, जो ट्रांसमिशन लाइन होंगी जो इसको ले जा सकें। अगर हम ये सब चीजें पहले कर देते हैं तो हम देखते हैं कि हमें बहुत सस्ती बिजली मिल पाती है। यही रिस्क मिटिगेशन अब दुनिया सीख रही है। एक तरफ रिस्क मिटिगेशन कीजिए, दूसरी तरफ स्केल पे काम कीजिए, और बिजली जो सौर ऊर्जा की बिजली है उसके दाम कम होते जा रहे हैं। इसीलिए आज हम चौथे स्थान पे हैं। मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में हम तीसरे स्थान पे भी पहुंच जाएंगे, और कुछ ही दिनों में सौर ऊर्जा और स्टोरेज के साथ हम 24 घंटे ये बिजली सबसे सस्ती बिजली के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेच पाएंगे। Right, Dr. Mathur, you are saying cheapest source of energy now is solar energy, like you mentioned, from 18-19 rupees to 1 rupees and 99 paisa. But if I can bring in Mr. Mahendra Singhi, MD and CEO, Dalmia Siemens. Abhishek here, sir. Good afternoon. There are different types of energies are renewable energy. If I talk about solar energy, wind energy is there, and then hydroelectric, ocean, geothermal, biomass, and hydrogen, to name a few. But we want to know from you, sir, like Dr. Mathur also said, that solar energy is the cheapest source. Which is the most cost effective, and do you agree with this, that out of 7, 8, like I mentioned, solar energy is the cheapest one? Sure. Happy afternoon to everyone. First, let me start by congratulating our PM Modi Sahab, our Minister Shri Singh Sahab, and all Indians, that the way India has started leading the world in terms of not only the providing the Solar Alliance leadership, but at the same time, how we can show the way, which is the right way for going for energy transition. So I think the way India could think ahead of others, that's commendable. And in fact, I was one of the person present in the United Nations in 2019 in September, wherever Modi Sahab donated solar panels, solar power to UN by installing solar panels on the top of UN building. So now the point is that we all have understood that renewable power is the power of not only future, but power of today also. Now how to get best out of it? So Mathur Sahab, who is one of the eminent leader in the international world in terms of energy efficiency, in terms of international solar, which he is leading, he has rightly said that now the least cost power should be made available. But the important point is when and how. I think if I talk of industry, then it's a long way ahead. Industry today might be using maybe more than 85% or so as a thermal energy. But the need is that how it all gets converted into renewable power, which is solar power, biomass power, hydropower, or the wind power also. So there are ways and means by which this to be done. Our Minister Saab, the India Story book which he has released, has highlighted various such schemes. But important is that how those schemes gets also implemented in the industry with the cooperation of both in industry as well as the government. Now, what I look at the moment is that government has to play very, very important role in creating certain policies by which whatever say renewable energy gets generated, that gets also becomes the more economical, and it doesn't have much additional charges like what Mathur Sahab has said, 1 rupee 99 paisa or 2 rupee 60 paisa per unit. But if it lands in the industry or in the house, particularly where it's a commercial house, at rupees 3.5 rupees or 4.5 rupees, then the transition would be slower. So the point is that if we just identify the generation cost, solar energy, wind energy is the cheapest, most economical, and at the same time, now to make it most economical even in use also, government may have to come out with taking away the interstate transfer charges, or many, many policies. But I'm sure the way Indian government has shown its commitment of 450 gigawatt
by 2030, I think in a time to come, all policies would be facilitated, and we as industry would also be able to say that we also use 100% renewable energy. And just for the information of everyone, including viewers, I may highlight here that Dalmia Cement as a company has already committed that by 2030, we would be using only renewable energy, no other thermal energy or no energy, and which means that by this activity, our carbon footprints will come down, and we will be also able to showcase that industries can also act like what Indian government is acting. Thank you. ठीक है, अमित शर्मा जी हमारे साथ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स के। शर्मा जी, दर्शकों की जानकारी के लिए हम जानना चाहते हैं कि जब हमारे देश में अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, थर्मल पावर है, न्यूक्लियर से पावर बना रहे हैं, तो क्यों ज़रूरत है नवीकरणीय ऊर्जा को विकसित करने की? चाहे सोलर एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, दर्शकों की जानकारी के लिए ये हम सबसे पहले जानना चाहते हैं। Thank you. I think energy has been a significant part of industrial revolutions that have transformed nations. History tells us that we are amidst a significant transition in which there are two things: the convergence of digitization and energy transition. And we must remember that for our strategic needs of self-reliance, as well as ensuring that our energy dependency is catered to internally, we have to look at multiple sources of energy. And while decarbonization and green energy is an important and significant milestone to reach, it will take time. Amidst this, there are options like hydro, nuclear, wind, offshore, tidal, geothermal, and of course solar. And the easiest of this for the time being is solar, not only because of the cost of solar panels, but because of the ease of implementation of a solar project as opposed to many other projects like hydro, tidal, offshore, or nuclear. The other thing I must mention that there's a convergence of value chains. ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात नहीं है, ये सौर ऊर्जा से हम हाइड्रोजन भी बना सकते हैं, बैटरी स्टोरेज भी कर सकते हैं, पंप स्टोरेज भी कर सकते हैं, जिससे मल्टीपल इंडस्ट्रीज का फायदा होगा और हम ग्रीन और डिकार्बोनाइजेशन के अपने जो माइलस्टोन हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है पेरिस एग्रीमेंट में, हम उसको रीच कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, usage of hydrogen which can be generated using electrolyzer from solar energy, and that will help create steel which is green steel. Use of hydrogen for heavy vehicles with fuel cells rather than lithium based battery cells, and both will coexist. So जैसा माथुर जी ने बताया, डॉक्टर माथुर जी ने और सांगी जी ने, हमको 3-4 तरीके की एनर्जी को देख के उसके साथ उसको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डालना पड़ेगा. और बिकॉज ये वेरिएबल लोड की बात है, दिन में ही आप सौर ऊर्जा बना सकते हैं, तो हमको कहीं पे उसको स्टोरेज करना पड़ेगा. उसमें 3-4 अलग अलग तकनीक है. भारत सरकार इसको काफी बढ़ावा दे रही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टेबल पॉलिसीज बट ऑल्सो टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. एंड आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी लिविंग इन एन एरा that the real industrial transition is happening amidst digitization, in which India is already ahead. Indian superpower in digital and IT, we are ahead. We need to get ahead in the energy transition and truly make nation transformed, green, and away from carbon. But Mr. Sharma, one question that comes to the mind that the renewable sources, like you mentioned, Right. solar is most economical and cheaper also. But can these methods replace the conventional methods of energy or power? A very good question. I think there will be a tipping point in few years down the line. It took, for example, 80 to 100 years from us to shift from coal to oil and gas. And in this energy transition, we'll do it faster across the globe. But yes, today from some few percentage point, 4% is nuclear, maybe we'll reach about 10 to 20% in solar. But yes, hydrocarbon or oil and gas still dominates 80 to 85%. But we believe with the efforts being taken both from policy, from the citizens, industry, across, we will have this tipping point between 2030 and 2050. Until that time, I believe the majority will continue to be the oil and gas hydrocarbon based energy. Okay. ठीक है. डॉक्टर माथुर, सबसे पहले अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी के क्षेत्र में अगर पिछले कुछ सालों की हम बात करें तो काफ़ी विकास भारत के अंदर में हुआ है. इस वक्त पे
क्या कुछ आप देखते हैं कितना और आगे करने की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ पे कुछ कमियां आ रही हैं जिसके कारण से हम और अच्छा कर सकते हैं? भारत की जो सबसे बड़ी चिंता है वो है सोर्सिंग ऑफ सोलर पैनल्स की। अधिकतर सोलर पैनल इंपोर्ट होते हैं, देश में बनते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 5-7% के करीब जो हमारी डिमांड है वो देश के अंदर बनती है, बाकी सब इंपोर्ट होती है। जरूरी है कि हम इसको लोकली मैन्युफैक्चर करें। प्रधानमंत्री ने जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चालू करी उसमें सोलर मैन्युफैक्चरिंग भी है। इसके द्वारा हम आज नहीं बल्कि कल या परसों की जो टेक्नोलॉजी है वो लगाएं, क्योंकि देखिए जो और देशों ने सोलर पैनल बनाने की टेक्नोलॉजी लगाई वो लगभग 1990 और 2005 का जो दशक था उसकी टेक्नोलॉजी है, वो अब ऑब्सोलीट हो गई है। तो अब मौका है कि अगर आज हम 2025-2028 वाली टेक्नोलॉजी आज लगाएं, तो जब तक वो मार्केट में आएगी इट विल बी द चीपेस्ट एंड इट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव एंड इट विल बी मेड इन इंडिया। ये हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है। दूसरा चैलेंज मैं बता ही चुका हूं कि सौर ऊर्जा उस वक्त प्राप्त होती है जिस समय बाहर सूरज होता है। हमें उस वक्त भी चाहिए शाम को, जिस वक्त सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, लेकिन सूरज नहीं चमक रहा होता है, उसके लिए हमें स्टोरेज चाहिए। तो यानी कि स्टोरेज के लिए, बैटरीज के लिए जो प्रोग्राम है वो दूसरी बड़ी है। रिलायंस ने पिछले हफ्ते अनाउंसमेंट किया था, उसने कहा था सोलर पैनल का भी प्लांट लगाएगा, वो बैटरी का भी प्लांट लगाएगा। ये तो दोनों में बिजली के लिए, लेकिन बिजली के अलावा जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट में भी यूज होते हैं। तो उन्होंने कहा हम हाइड्रोजन बनाएंगे, उसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर की फैक्ट्री लगाएंगे ताकि कहीं भी हाइड्रोजन बनाई जा सके पानी को स्प्लिट करके। और उसको इस्तेमाल करने के लिए, हाइड्रोजन को इस्तेमाल करने के लिए फ्यूल सेल्स चाहिए, जो कि फिर या तो उसको बिजली में कन्वर्ट करेंगे तो हम फ्यूल सेल की फैक्ट्री लगाएंगे। तो इस प्रकार से पूरी वैल्यू चेन अब हम देख रहे हैं कि भारत में ही बनने की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी। Agree with you, Dr. Mathur, but again, Mr. Mahendra Singhi, like we are discussing also now that we have increasingly innovative, if I can say, and less expensive ways, like you mentioned, solar and wind energy and others also. Renewables are becoming a more important power source. For the benefit of our viewers, if you can tell us the initiatives of the government to shape the energy transition. Sure. I would say the way first Bureau of Energy Efficiency created awareness in Indian industry under the leadership of Dr. Mathur, and thereafter the way industry could also understand the impact of thermal energy in terms of very high CO2 emission and at the same time the cost part. Now industry has already understood that there is a need to create renewable power for their own consumption also, as well they can also buy renewable power from other sources. आपने जैसे अभी कुछ दिनों पहले देखा होगा न्यूज़पेपर में भी कि नाउ गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपने ग्रिड से भी रिन्यूएबल पावर, ग्रीन पावर अब इंडस्ट्री को अब घरों में दे पाएंगे। तो अब जो नीड हुआ है, जो मैंने पहले कहा था कि कैसे इसके लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे कि इंडस्ट्री को लगे कि एक ये वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी काम आएगी रिन्यूएबल पावर, और दूसरा ये मेरी कॉस्ट भी कम करेगी। क्योंकि मैं हमेशा इस पॉलिसी को एडवोकेट करता हूं कि क्लीन एंड ग्रीन इज प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल। तो उसको अगर हम ये रिन्यूएबल पावर के उस पर देखें तो आपको लगेगा, जैसा माथुर साहब ने बताया, कि रिन्यूएबल पावर सस्ती भी है और क्लीन भी है। इससे CO2 एमिशंस कम भी होंगे, जिससे कि हमारा आने वाला जो कल है वो भी स्वच्छ रहेगा। तो इसके लिए कुछ जो बातें चाहिए, भले वो सोलर पावर के लिए हो, विंड पावर के लिए हो, या हम बायोमास से कैसे पावर जनरेट करें और वो रिप्लेस करें कोयले को, तो उसके लिए 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और उसको रहेगा कि कैसे कोई भी तरह से हम इंडस्ट्री को, खाली इंडस्ट्री के लिए नहीं पर समाज के लिए भी, कैसे इस तरह की लैंड अवेलेबल करवा सकें जिसमें कि इस तरह का सोलर पैनल लगाए जा सके या इस तरह का बायोमास लगाया जा सके, बायो प्लांटेशन किया जा सके, जिससे कि वो उसमें एक एनर्जी के रूप में काम लिया जा सके। दूसरा, हम इस तरह की ट्रांसमिशन लाइन बनाएं और एक ग्रीन ट्रांसमिशन ग्रिड बने
जिसमें ये हो कि अगर इससे पावर जाएगी ठीक है। तो उसमें सर इंटरेस्ट थोड़ा सा ट्रांसफर आपको रोकना चाहेंगे। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह लद्दाख के दौरे पर हैं। जी ठीक है, आप अपनी बात जारी रखिए। अभी It will take time. Yeah. थोड़ा टाइम जी, लगेगा। हाँ सब। तो मैं कह रहा हूँ कि ग्रीन ट्रांसमिशन ग्रिड एक बनाना पड़ेगा जिसमें कि लीस्ट चार्जेस वो लगे, और हो सकता है कि गवर्नमेंट को या सोसाइटी को एक बार इसके लिए इन एडवांस इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि सबको लगे कि मुझे रिन्यूएबल पावर बनानी है, मुझे रिन्यूएबल पावर यूज करनी है। और आज हम जो देख रहे हैं कि हमें अगर हाइड्रोजन बनानी है तो उसके लिए भी रिन्यूएबल पावर चाहिए। हमें प्लांट में कोई भी कोल को रिप्लेस करने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन हीटिंग करनी है तो उसके लिए भी हाइड्रोजन चाहिए, तो उसके लिए भी रिन्यूएबल पावर चाहिए। तो रिन्यूएबल पावर एक मैं कहूंगा एक आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी रहेगी, जिससे कि वो एक हर को कॉन्फिडेंस देता रहेगा कि आने वाला कल बहुत स्वच्छ रहेगा। क्योंकि आपको पता है हर जगह अब ये बात हो रही है कि हम नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी की तरफ बढ़े हैं। वैसे इंडिया ने जो अपने कमिटमेंट्स दिए हैं, नेशनल डिटरमिनेड कंट्रीब्यूशंस अनाउंस किया है, वो वर्ल्ड में बड़ी इकोनॉमी में सबसे बेस्ट है। पर अभी भी हम सबको बहुत काम करना है, और उसके लिए रिन्यूएबल पावर एक बहुत बड़ा सोर्स है। और बहुत जरूरत है अब कि बेस्ट टेक्नोलॉजी है पैनल्स के लिए, वो कैसे किए जाए। अभी भी कुछ एक्सपेरिमेंट इस तरह से हो रहे हैं, वो चाइना में हो रहे हो या यूरोप में हो रहे हो, कि जहां एफिशिएंसी है वो 20% से बढ़ के कैसे 28% 30% तक बढ़ जाए। वो होने से कॉस्ट भी कम आएगी, और जो जगह चाहिए सोलर पैनल्स को लगाने के लिए वो जगह भी 10% 20% 30% कम होती जाएगी। हम लोगों ने देखा है कि पिछले 15 सालों में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो उस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली और आगे भी होना होगा। और हम कैसे 2028 की जो टेक्नोलॉजी आने वाली है उस पर आज हम काम कर सकें। और एक जो मेजर चैलेंज जो आ रहा है वो आ रहा है, जो अभी भी मेरे साथियों ने बताया, वो है कि स्टोरेज बैटरीज, उन बैटरीज को हम कैसे और डेवलप कर सकें और उन पर काम कर सकें। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इंडस्ट्री के लिए जब कुछ ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट बना ले, जिसमें मैं हमेशा कह रहा हूं कि कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी फॉर इंडस्ट्री, जिससे कि इंडस्ट्री इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करे। और आज पूरा विश्व और पूरे विश्व की जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, दे ऑल आर रेडी to invest in India, because India is a growing economy. India is working for clean climate, so definitely India can attract huge investment even in renewable energy. And once these policies are clear, more and more investment will come. ठीक है अमित शर्मा जी, अगर हम तथ्यों की ओर ध्यान दें तो पिछले 7 सालों में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में 70 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया गया है। और भारत का जो विदेशी निवेश नीति है इस सेक्टर में वो काफ़ी मॉडरेट है, और ऑटोमेटिक रूट से 100% तक आप एफडीआई वहाँ पर लेके आ सकते हैं। तो ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसमें कुछ और करने की जरूरत है? So I think FDI with 100% and increasing investment is important. और अगर एनर्जी ट्रांजिशन 2 या 3 साल की चीज नहीं है, ये कम से कम 15 से 25 साल तक का क्लैरिटी चाहिए फॉर एनी इंडस्ट्री। सो इफ द पॉलिसीज आर स्टेबल, आई थिंक द इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी will be assured of their investments. And so first thing is we need to give confidence to the investment, foreign direct investment, including domestic players and international players. That is one, with stable policies, and that good part has started. The second part is, as Dr. Mathur talked about and Mr. Sanghi, is very critical, the supply chain within the country. So we should make sure this investment is not only on projects, but on parts and components also. चाहे वो सोलर का हो पार्ट कंपोनेंट, चाहे वो बैटरी का हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइजर का हो। तो ये जो सप्लाई चेन जो हमें बनानी है मैन्युफैक्चरिंग टू डू दीज पार्ट्स एंड कंपोनेंट, वो बहुत क्रिटिकल है। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी हम तेल खरीदते हैं और अगर कल हम ये रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएंगे, ऐसा नहीं हो कि हम बैटरी, इलेक्ट्रोलाइजर, लिथियम सब बाहर से खरीदें। तो क्या होगा, वो हमारा स्ट्रेटेजिक इंटेंट भी अचीव नहीं होगा, अपार्ट फ्रॉम डिकार्बनाइजेशन एंड बीइंग ग्रीन। So with this energy transition, while stability of investments with policy is required, equally important
is the setup of manufacturing ecosystem which does indigenous manufacturing so that we have true energy self-reliance and energy integration. My third point is, आप देखिए ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इसमें एक वैल्यू चेन का हो रहा है, आपका स्टील मेकिंग, सीमेंट मेकिंग टू आपकी गाड़ी, 4-wheeler, buses, truck, to your locomotive, train, metros, to various other things that you manufacture. If all of them use green and clean energy, there will be true impact on more sustainable environment. And I think with pandemic, what has happened, we have realized our responsibility towards a green and sustainable environment. And last but not the least, I will say, I think with this realization, and I say, with digital approach in manufacturing, in energy generation, in distribution, जो हमारे डिजिटल आईटी की मैन पावर इंडिया में इतनी स्ट्रांग है, उसके साथ हमें इंजीनियर्स हम अगर साथ लगाए विद एनर्जी ट्रांजिशन, ये दोनों साथ में करके हम काफी तेजी से ग्रीन एनर्जी में और एनर्जी ट्रांजिशन में आगे हो सकते हैं. तो मैं यही बोलूंगा कि while the investments are important, हमारा एजुकेशन सिस्टम, एकेडमिया के अंदर हमारे उभरते हुए इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को भी इन तकनीकी के बारे में बताना चाहिए. और फ्यूचर रोड मैप, जैसा कि बोला है कि 2028 की टेक्नोलॉजी वही कर सकता है जो आज कॉलेज में. तो एकेडमिया और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप होनी चाहिए, जिसके दौरान हम फ्यूचर के जो साइंटिस्ट, इनोवेटर्स, डिसरप्टर्स बना रहे हैं, वो आज लैब में बैठ के इस तकनीकी के बारे में काम करें, ताकि आज से 8-10 साल के बाद जो साइंस के कारण बाहर आए, वो उसमें हम एफिशिएंसी में, प्रोडक्टिविटी में आगे रहें. और मेरा लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि while we need policies and incentives and production link incentives, very important to embark on this journey, but we should keep in mind that R&D and ROI must always go together. हम ये नहीं बोल सकते कि R&D आज कर रहे हैं, 10 साल के बाद इसके अंदर वैलिडेशन होगा या फिर फाइनेंशियल वायबिलिटी गैप फंडिंग का इशू रहेगा. हमको R&D और कमर्शियली ROI, that means enhanced efficiency, enhanced productivity, is very important. And if you do these right things, the productivity of the nation, of industries and the users will also increase, thus contributing to the GDP of the country also increase. ठीक है शर्मा जी, एक महत्वपूर्ण आपने ये बात कही है. डॉक्टर अजय माथुर, R&D की अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने भी पहले बताया था कि एक दिक्कत ये आ रही है कि सोलर पैनल्स हमारे देश में कम बन रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं. तो R&D की अगर बात करें हम रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, चाहे विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो या दूसरे जरिए हों, तो ये R&D क्या लगता है आपको, क्या अप टू डेट है अभी, या उसमें और कुछ प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को क्या कुछ अभी करने की जरूरत है? हमें बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर में ही R&D हो, पब्लिक सेक्टर में भी हो सकती है, लेकिन इसको ट्रांसफर किया जाए मैन्युफैक्चरर्स को. मैन्युफैक्चरर्स तब करेंगे जब उनके पास डिमांड हो. आज थैंकफुली हम लोग ऐसी स्थिति में हैं कि डिमांड है. जरूरी ये भी है कि हम R&D में इन्वेस्ट करें, जो कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, कल की नहीं परसों की टेक्नोलॉजी हो, ताकि उसमें 2 फायदे हैं. एक तो लॉन्ग टर्म के लिए ये सस्टेनेबल होगी, दूसरा दूसरे देशों में जो काम हुआ है आप उसके ऊपर लीपफ्रॉग कर गए, तो जो हमारा कुछ लॉस जो इतने साल तक हमने इसमें R&D नहीं किया, वो लॉस को आपने अवॉइड कर दिया और नई टेक्नोलॉजीज पे इन्वेस्ट किया. पिछले हफ्ते प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने एक मीटिंग ली थी, जिसमें इसी के ऊपर चर्चा हुई कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजीज के लिए R&D की फंडिंग होनी चाहिए. और एक ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठ के ये भी आया था कि ये फंडिंग सभी के लिए होनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी. किस प्रकार से इस ये इंडस्ट्री से जुड़े, इसके ऊपर डिपेंड करता है इसकी सक्सेस का. लेकिन R&D में इन्वेस्ट करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है. जी राइट. मिस्टर सिंघी, you had said it earlier कि अभी काफी काम करना बाकी है. Mr. Sharma has also mentioned that a lot of work has to be done and it's a slow process and we have to start now if we have to think 10 years down the line. But again, my question to you, Mr. Singhi, by 2030 government wants to meet half of its power demand with clean sources, but
I want you to elaborate more on the challenges that can come, and also how can we overcome them. Sure. I think it is in the interest of each and everyone that whatever the government has thought of, that happens, and that is possible. Only thing is that few facilitating actions one will have to take, and in this, I would just identify a few for everyone's understanding. One would be the green finance. When I say green finance, it means whatever say activities which we do so as to bring down CO2 footprints also, as well as go for technology like or the electricity like renewable energy, how that can be funded at lower interest cost, so that may help in going fast for the investment and going fast for the creating capability. Second would be, like I highlighted earlier, few government initiatives in which they can encourage industry also, they can encourage other sections of the society also to come forward, because today what you would see is that most of the actions on renewable energy or particularly solar energy is being taken only by the government and the government bodies. So how to rope in the private players, because until unless private players becomes part of the whole journey, the journey will not be completed, we will not reach to the destination. So for that, like land, like green grid, like other charges, so that should be made available. And third would be one of the area where government can think of, like a week back in G7 meeting, our Prime Minister announced that they would like to convert 26 million hectares of wasteland into a usable land. Now, if that usable land can be given to some extent to the private sector on lease basis, just to grow the energy plants, those energy plants like bamboo or something like that, if they can be grown, and because they grow very fast, and when you cut thereafter they grow very fast, so that they can replace coal. So that will also become very important source of green power, and that can replace, instead of say burning coal in the thermal power plant, that bamboo, that biomass can be burned in the thermal power plant. And third would be that how the industry which are using renewable energy, let us say from 50% plus or 60% plus, how they can be considered as a special industry, special category. May not be to give the incentive, but at the same time, how they can be further facilitated in various activities. And lastly, I would say industry as well as the government should work on creating awareness about the renewable energy, its advantages, and that should start from the primary school, middle school, and college and all this, because until unless we do that, and until unless our bright boys and girls, they come into the field and they commit for themselves that yes, renewable energy is the only energy which I'll be using maybe after 3 years, 5 years, 7 years, like the way we committed that we became a member of RE100, in which we said that slowly, we will be marching towards 100% renewable energy. And ladies and gentlemen, it's practically possible. Whether it's a cement industry, whether it's steel industry, and it's just not only the use of renewable energy only, but the renewable energy also in terms of replacement of fossil fuel for heating up purpose also. So all these things are possible, and I am sure the initiative which government is taking, the awareness which is happening, and the way government of India has become one of the leaders on energy transition in UN dialogue process. So that would also help both industry also and the government also to work towards 100% renewable energy. And I'm sure that by 2030 or so, with the roadmap of 450 gigawatt of solar power, we may be able to achieve, I'm not exactly aware of the number, but maybe 35 to 40% of the energy part can come from solar energy or the renewable energy. ठीक है, एक सवाल अमित शर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे, उसके बाद डॉक्टर अजय माथुर आपसे भी हम ये सवाल पूछेंगे। दरअसल अमित शर्मा जी, पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी
जो मिनिस्टर हैं, पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह, उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान या हमारे केंद्र में आम नागरिक है और उसको किस तरह से किफ़ायती, विश्वसनीय, टिकाऊ, आधुनिक ऊर्जा मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो किफ़ायती है, आपको क्या लगता है कि अभी जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से जो भी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो क्या किफ़ायती है दूसरे सोर्सेज से अगर उसको कंपेयर करते हैं तो? कॉस्ट के लिहाज से अगर बात करें तो देखिए, ये साफ भी है, किफायती भी है, यानी सस्ती भी है और साफ भी है और टिकाऊ भी है। क्यों? अगर आप इसका इंजीनियरिंग देखें तो मूविंग पार्ट्स आर लेस, राइट? So if you have less moving parts, like a solar panel, unlike a power plant, has less moving parts. An electric vehicle, unlike an internal combustion vehicle, has less moving parts. So there is an efficiency gain, right? अगर वो efficiency gain आप हर industry में देखें, जहाँ पर clean energy, whether it is solar based or derivative of solar, which means आप उसको store कर रहे हैं या तो pump storage water के through, या फिर मोल्टन सॉल्ट, या फिर हाइड्रोजन जनरेशन और बैटरी, इन सब चीजों में कम चीज, जो मशीन है वो कम घूम रही है, कम आपका लॉस हो रहा है। सो इफ यू लुक एट दैट, इट इज नॉट ओनली बेटर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी but also will give you continuous supply. However, I must admit that we must upgrade some of our existing infrastructure to ensure, like a smart grid that takes multiple sources of energy to look at varying load during daytime, nighttime, peak load and low loads. So we'll have to do that because now multiple sources of energy will come in the grid as a smart grid. Similarly, ये एक आम आदमी को भी जब आप इस ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो वो कैसे आ रही है कि for the four wheelers, for heavy vehicles, two wheelers, अगर आप electric based vehicles में जा रहे हैं जिसके अंदर बैटरी होती है, किस तरह की बैटरी होती है उसकी चर्चा अलग है, बट वो भी सस्ते दाम पे मिल रही है एज कंपेयर टू आज का ईंधन जो कि फॉसिल बेस्ड फ्यूल है। सो अगर ये एनालिसिस किया जाए फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव विद अ वैल्यू चेन पर्सपेक्टिव, ये बात सही है और मैं इस बात से सहमत हूं कि साफ भी है, सस्ती भी है और टिकाऊ भी है, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है डॉक्टर अजय माथुर, अगर हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या जिस तरह से अमित शर्मा जी बता रहे हैं कि व्हीकल को हम देखें कि किस तरह से उसको यूज करते हैं, लेकिन अगर एक जो कंज्यूमर है उसके घर तक हम इस इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो क्या कितना कॉस्ट आता है अगर उसको कंपेयर करें जो अभी तक हमारा पारंपरिक सोर्सेज जो चल रहे हैं उससे? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में जब हम जो एग्रीकल्चरल पंप्स हैं उनको बिजली देते हैं तो जो रूरल सब स्टेशन है जहां से कि आगे लाइन जाती है पंप तक, उस रूरल सब स्टेशन पे जो आज बिजली हम लोग पहुंचाते हैं वो 7 रुपए 48 पैसे यूनिट पे पहुंचती है। लेकिन आज की तारीख में ही एक हमारी कंपनी जो है EESL, वो वहीं पर सोलर फार्म लगा रही है सब स्टेशन के ऊपर, रूरल सब स्टेशन के ही लैंड में, और वो 3 रुपए यूनिट में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को दे रही है। तो कहां 7.48 और कहां 3 रुपए। कहने का तात्पर्य यह है कि आज ये ऊर्जा कहीं सस्ते दाम में जो यूजर है उसको और उसके पास मिल रही है, उसकी रिलायबिलिटी भी बढ़ रही है और दाम भी बढ़ रहा है। अमित शर्मा जी ने बहुत बढ़िया फ्रेज यूज किया, सस्ती भी है, साफ भी है, टिकाऊ भी है। मैं तो ये कहता हूं कि जहां तक यूजर है उसके लिए ये बिजली उस वक्त अवेलेबल है जब उससे चाहिए। आज अधिकतर घर देश भर में जो है वहां पर बिजली का कनेक्शन पहुंच गया। अगर हम लोकल सौर ऊर्जा को उसके साथ जोड़ दें तो रिलायबिलिटी भी बढ़ती है, तो जो कंज्यूमर है उसको जब बिजली चाहिए उसको तब मिलेगी और उसको वो सस्ती भी मिलेगी। यानी कि रिलायबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस दोनों चीजों का समन्वय हो गया। ये एक बहुत बड़ी बात है और हम लोगों को ये मतलब इस बात में गर्व है कि आज देश इस मुकाम पे पहुंच चुका है। Right, Dr. Mathur, but again, like Mr. Sharma also said that we need to invest in infrastructure, in fact upgrade in the infrastructure to improve the flexibility of its power system
we want to know from you, sir, what do you think more needs to be done? You know, electricity demand in this country is growing at about 5% a year. It has been growing at about 5% a year, at least for the last 10 years, and will continue to grow for at least 20 years more. This is because India is underserved, because India is still developing. The good thing is that because there has been a lot of energy efficiency work in this country, the total demand is far less than it is in many, many other countries. But because there is a growing demand, we need to make sure that we invest in that infrastructure. Now, the infrastructure that we invest with green energy will be different from the infrastructure that we invest for fossil energy, but the need for the investment in infrastructure is there. We will need the green transmission lines. Mr. Singhi talked about it very eloquently. Yes, yesterday we would have invested in transmission lines for fossil fuel. Today we will invest in green transmission lines. We will need to invest in the ability to develop these solar chips at home in the R&D, which we wouldn't have invested earlier. We would need to invest in the capability for the last mile connectivity as far as solar is concerned. We need a lot of investment going on because we are a country where the demand for electricity is still increasing. ठीक है। महेंद्र सिंह जी, जिस तरह से आपने अभी कुछ देर पहले बातचीत में आपने बताया था कि डालमिया सीमेंट ने अपना एक लक्ष्य रखा हुआ है कि हम इतने समय में नवीकरणीय ऊर्जा का पूरी तरह से उपयोग करना शुरू कर देंगे। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो केंद्र सरकार की भी कई सारी योजना है, उसमें रूफटॉप सोलर योजना है। उसके अलावा इंडस्ट्री को अगर हम ले लें तो अभी आने वाले समय में ये कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि लोग अपने घरों में ही सोलर प्लांट लगाएं या रिन्यूएबल एनर्जी के दूसरे सोर्सेज हैं वो लगाएं, इंडस्ट्री भी इसको अपने एरिया में ही डेवलप करे। ये कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा आने वाले समय में? मैं कहूँगा कि ये आज भी महत्वपूर्ण हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें हमारी जैसी कई और कंपनीज होगी जिन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली एक्शंस लिए और हमारे कई कॉलोनीज में, कई फैक्ट्रियों में अब सोलर पावर के पैनल लगे हैं। और आज जो भी हम कोई अब शेड भी बना रहे हैं, भले वो कार पार्किंग का शेड हो या मटेरियल स्टोरेज के लिए शेड हो, उसको भी उस शेड को हम सोलर पैनल से बना रहे हैं, जिससे कि दोनों काम हो जाए, शेड भी मिल जाए और पावर भी जनरेट हो जाए। तो उस तरह से हम सब लोग ये काम कर रहे हैं। और हमने अभी एक डिसीजन ले लिया है 2 साल पहले से ही कि हम अब कभी भी थर्मल पावर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और उसके कारण से आज हमने ऑलमोस्ट 110 मेगावाट जो है उसमें सोलर पावर और वेस्ट हीट पावर जनरेशन में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है। और आप देखेंगे कि अगले 2 से 3 सालों में हम करीबन 400 से 500 मेगावाट जो पावर है वो सोलर पावर पे लगाएंगे। इस सबके लिए जरूरी हो चुका है, लोगों के निगाहें इस पे है कि मैं जल्दी से जल्दी इस पे क्या काम करूं। और आपको ये जान के ये भी खुशी होगी कि आज की तारीख में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो भी आज के लिए चीजें देखने लग गए हैं कि आपकी एनवायरमेंट पॉलिसी क्या है, आपकी रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी क्या है, आप कितने अपने कार्बन फुटप्रिंट्स अपने प्रोसेस है उसमें कम कर रहे हैं। और आज हो सकता है साल भर में 2 साल में ही पूछेंगे कि आप हाइड्रोजन को कैसे यूज करोगे। जैसे आज हमने ऑलरेडी देख लिया है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा जनरेट करके हाइड्रोजन से हमारे जो लाइफ स्टोन को जलाते हैं उससे जलाना है, ना कि कोयले से। ऐसे कैसे बहुत सी इंडिया में कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने एक साथ मिलके एक कमिटमेंट दिया है गवर्नमेंट को भी और ग्लोब को भी। और खासकर जो माथुर साहब की पहले अध्यक्षता में टेरी में हम लोगों ने एक चार्टर बनाया था कि हम नेट जीरो टारगेट बनाएंगे, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी वो भी इंक्लूडेड है। तो हम सब लोग ये कर रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इसकी अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है और एज एन एग्जांपल अपने कंट्री में भी दिखाना है और बार-बार को दिखाना है। Absolutely, Mr. Singhi, agree with your point and very interesting discussion that we are having, but we are running short of time. Just a concluding reaction from Mr. Amit Sharma. These developments, what do you think, Mr. Sharma, do not mark the swift demise of coal power in India, which provides almost 3/4 of the country's electricity? Absolutely, I agree. We are amidst a transition. I want to share with you that we've been the engineers to the nation for the last 60 years as Tata Consulting Engineers, and we've done close to 140 gigawatts
And about 90% of this 140 gigawatts across India and outside is, of course, in fossil fuel, which is coal. So it is not that it will vanish suddenly, but I think there is a shift, a committed, sincere shift. So yes, 80%, 85% today is coal-based. We are gradually shifting, and there will be a marriage between the old and the new, and that will continue in an integrated manner. And the same marriage will be in other industries as well, whether it is steel, cement, chemical. So there will be integration of old versus new. There will be circularity, which is how do you use waste to produce new things. And that circularity also will contribute to decarbonization and green energy. And that's a very important aspect of how do we use our waste in a circular manner, in a circular economy, as the ठीक है terminology सर, says. दरअसल I think we should, yeah. बिल्कुल हम कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर भारत का जो नवीकरणीय ऊर्जा का क्षेत्र है वो काफी तेज गति से विकास कर रहा है, और जिस तरह से लगातार हमने आपको आंकड़े बताए कि एफडीआई भी इस क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय में और इसमें निवेश आए, इसके लिए सरकार की ओर से कई सारे नियमों को उदार किया गया है। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। With the world